अस्सलामुअलैकुम। आज आपके सामने एक बड़ी दिल दहला देने वाली स्टोरी लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है आतिफ चौधरी। मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है, आप लोगों ने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, सुना भी होगा। मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ लोग इस इंसान की स्टोरी सुनाते हैं। पता नहीं उसमें सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन मुझे तो ज़्यादा वो उसमें सच्चाई नहीं लगी, क्योंकि कल रात को भाईजान ने मुझे उसके बारे में, मैंने पूछा भाईजान से कि भाईजान इसके बारे में ज़रा मुझे बताएं कि इसकी ओरिजिनल स्टोरी क्या थी। तो भाईजान ने मुझे बताया। मैंने कहा ये तो जो आप बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल किसी यूट्यूब, किसी फेसबुक, किसी भी चैनल पे ये बातें हैं ही नहीं है। जो कोई खुद इसकी कहानी सुनता है वो मन घड़त कहानी बना के लोगों को पेश कर देता है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती। मैंने फिर भाईजान को कहा कि भाईजान इसके बारे में मैं कुछ सवाल लिखूंगा और आप उनके प्लीज़ जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने जो सच्चाई बतानी है वो लोगों को सुनने में भी मज़ा आएगा और वो सच्चाई होगी, क्योंकि आपने तो अपनी नज़र से देखा। आज की हमारी स्टोरी है जिस इंसान पे, उसका नाम है आतिफ चौधरी। भाईजान मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा ताकि लोगों को समझने में भी, और सवाल का जवाब आप जब देंगे तो उनको पता चलेगा कि ये किस चीज़ का के बारे में सवाल किया जा रहा है और उसकी ज़िंदगी का कौन सा ख़ास पहलू था जिसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले जो इस इंसान के बारे में मैं सवाल करूंगा भाईजान, आतिफ चौधरी का बैकग्राउंड बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम को मैंने कल एक स्टोरी सुनाई। जैसा कि आप तमाम व्यूवर्स, तमाम मेरे चाहने वाले दोस्त, फेसबुक के यूज़र, फेसबुक को, यूट्यूब को सर्च करके उस पर अच्छे अच्छे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखने वाले जितने मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ ऐड हैं, या वो फेसबुक को ज्वाइन करते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं प्रोग्राम्स को, मैं आज उनके लिए एक खालस बिल्कुल जिसलिए ओरिजिनल जो हालात के मुताबिक जो फैक्ट एंड फिगर थे, जो मामला थे आतिफ चौधरी की ज़िंदगी में, ये आपको किसी भी चैनल पे, किसी भी प्रोग्राम में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी जो मैं आपको बताऊंगा। आपका पहला सवाल क्या है जी? पहला सवाल ये है कि आतिफ चौधरी का बैकग्राउंड क्या था? उसका बैकग्राउंड ये था जी, आतिफ चौधरी जो था ना, जो लाहौर शहर में पहला टॉप 10 जो छपा था ना खबरें अखबार में, ये राना अजीम साहब ने एक टॉप 10 छापा था और उसमें वो चूंकि उस वक्त खबरें में क्राइम रिपोर्टर थे, उस जो टॉप 10 का जो टॉप 1 जो शख्स था ना, 1993 में छपने वाले अखबार की शय सुर्खी के मुताबिक आतिफ चौधरी था। और नो डाउट वो जितने भी डेस्परेट लोग, जितने इश्तिहारी, जितने मफरूर लोग जो थे, जिनका भी वो टॉप 10 बना था, उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक, चूंकि ये लोकल और स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक नाम गिना जाता था, इसलिए इसको बहुत ज्यादा पजरियाई मिली। और ये अंडरवर्ल्ड का एक डॉन, बल्कि गैंगस्टर, या आप इसको माफिया, जो भी आप कह सकते हैं ना, मेरी नजर में सारे टॉप 10 में सबसे खतरनाक शख्स ये था। आतिफ चौधरी के वालिद साहब का नाम था जी चौधरी अफजाल। वो पेशे के एतबार से कुतुब फरोश थे। आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ जो अनारकली बानो बाजार के साथ दरमियान में बुक्स वगैरह जो किताबें सेल आउट होती हैं, पुरानी किताबें, वो जनरल नॉलेज की और दूसरी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, कुतुब से होती थी। आतिफ चौधरी के वालिद साहब वो पुरानी किताबों को सेल और परचेज करते थे। ये बात आपको सुना रहा हूँ 85, 84, 86, 87 तक इसके वालिद साहब यही काम करते थे। आतिफ चौधरी के वालिद ने 2 शादियाँ की हुई थी। आतिफ चौधरी अपनी फर्स्ट जो वालदा थी उसमें से आतिफ चौधरी की पैदाइश हुई। इसका एक वालिद, इसका एक मामू चौधरी इकराम, वो मेरे भाइयों की तरह है, बेचारा आजकल बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसने भी 2 शादियाँ की हुई हैं। वो आतिफ चौधरी का सगा मामू चौधरी इकराम, और आज भी उसकी रिहाइश बाटी में है। खैर वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है और मैं ज़िंदगी में मेरे पास वो जॉब भी करता रहा, काफ़ी अरसा, बल्कि काफ़ी दफ़ा उससे मेरे पास जॉबें की, और मैंने जैसे भी उसका जो मामला मैंने सेटल डाउन किए। मैं आतिफ चौधरी को बहुत नज़दीक से जानता हूँ। बेशक मेरा ज़ाती दोस्त नहीं था, बेशक वो किसी भी क्राइम के मुकदमे में मेरा मुकदमेवार नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो हालात मैं आपके सामने रखूंगा और जो नौजवानों को मैसेज देना चाहता हूँ, मेरा वो मैसेज ये नहीं है कि मैं उसकी कोई तशखीर करने लगाऊं या आपको मैं बदमाशी में उकसाने लगाऊं। मैं आपको बुराई की लाइफ और उसका अंजाम बताऊंगा। आतिफ चौधरी का वालिद कुतुब फरोश था। कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, कोई पीछे से इसके पीछे MP MN नहीं था। बस आपको आज एक बात बताता हूं कि जो भी लोग मैंने अंडरवर्ल्ड में, लाहौर के अंडरवर्ल्ड में, या माफिया या गैंगस्टर्स देखे हैं, इनमें जितने भी लोग आतिफ चौधरी के लेवल से, जिस तरह ये एक बड़े बहुत ज़्यादा गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, मैं तो ये कहूँगा, और इसी तरह रईस कालियो को देख लें, अब इसी तरह असलम बसे को देख लें, इसी तरह मुबीन भट्ट को देख लें, इसी तरह आप और कई ऐसे गैंगस्टर मैं आपको बता सकता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया। फरदौस खान को देख लें। यानी ये बेचारे बहुत ज़्यादा निचले, बहुत ज़्यादा पिछले तबके से ये लोग इस अंडरवर्ल्ड में आए हैं, और इन्होंने आगे इतने शॉर्ट टाइम पे
पूरे शहर लाहौर पे किस तरह से अपना नाम का सिक्का जमा दिया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने आपको बता दिया उसका फैमिली बैकग्राउंड था, वालिद किताबें भेजता था। अच्छा भाईजान, दूसरा सवाल मेरा ये है, एक तो पहले ये बताएं कि इसका टोटल जो ये स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट ही था ना ये जी? एक नहीं स्टूडेंट, अच्छा करो बात आप करो। एक तो ये इसका टर्न्योर कितना था, दूसरा जुर्म की दुनिया में इसकी एंट्री कैसे हुई? यार ये ना पहली बात आपको बता दूं मौसम, ये बात अब जो मैं व्यूअर्स को बताने लगा हूं ना, ये शायद इन लोगों के होशो-हवास में भी बात ना हो। आतिफ चौधरी जी एमए कॉलेज का स्टूडेंट कतई तौर पे नहीं था, एक दिन का भी उसका दाखिला नहीं एमए कॉलेज में। ये एक आउटसाइडर था। और ये कामरस कॉलेज जो है ना वादत रोड पे, सजाद साबरी का वहां पे होल्ड होता था, वो स्टूडेंट लीडर एक हुआ है, लेकिन वो इनका मुकदमेवार नहीं था। ये आतिफ चौधरी जाके डिग्री कॉलेज में उसके पास बैठता था, वहां पे इसकी जो मुलाकात है, दुआ सलाम जो है इसकी, वो अतीक वगैरह और ताहिर मोटा, ये इचरे रहमानपुरे के रहायशी थे, इनके साथ इसकी दोस्ती हो गई और इन्होंने छोटी मोटी वारदात और डकैतियों का आगाज कर दिया। जी अगला सवाल। तो ये जो गैंग जो इसने बनाया, ये ताहिर मोटे वगैरह के साथ बनाया कि यहाँ? नहीं गैंग नहीं यार, गैंग उसको गैंग थोड़ी हो गया, ये वारदातों का एक सिलसिला जो था ना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। आतिफ चौधरी डकैत था, वो पहली दफा आतिफ चौधरी को चौधरी फरोज, ये इंस्पेक्टर किला गुजर सिंह लगे हुए थे, सीआईए गुल लश्कर के स्टाफ अफसर थे ये, इन्होंने और मेरे दोस्त कलबे अब्बास जग्गे ने इनको पहली दफा आतिफ चौधरी को 89 में किला गुजर सिंह थाने ले जाके इसको गिरफ्तार किया था। जी बाजू। तो ये जो भाईजान ने इन्होंने गैंग बनाया अपना, इसको शोहरत पाकिस्तानी लेवल पे मिली कि वैसे ही नहीं ये लेवल? हाँ ये आप मुझे पूछो ना, सवाल आप तरतीब से करो ना कि ये गैंग को शोहरत कब मिली जी? इस गैंग को शोहरत तब मिली है जब इस गैंग के अंदर ये आतिफ चौधरी, जब चौधरी फरोज वगैरह ने पकड़ के इसको जेल भेजा कोट लखपत में, वहां पर इसकी मुलाकात हो जाती है जी मदर साहब, मदर गंजाज जिनको कहते हैं स्टूडेंट लीडर, उनके साथ। फिर इसके बाद इसकी मुलाकात हो गई आगा नवीद के साथ, वहां पर इसकी मुलाकात और भी काफी ऐसे, आमर भट्ट कोठे पिंड वाला, और ये सब लोग जब ये सब मुनज़्ज़म तरीके से रिहा होकर बाहर आए हैं, तो फिर तो इस गैंग का भारी किसी ने नहीं उठाया। ये सब दर्जन दर्जन क्रॉस कर बैठे हुए थे, मुकदमात के इनके ऊपर 100 50 मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज थे। तो ये फिर जो है ना, चूंकि सब कारीगर थे और हैवी चुल किस्म के, यानी कि ये सारे ना एक अपने फील्ड में माया नाज और मांझे हुए लोग थे ये सारे। तो जब ये इकट्ठे हुए ना, फिर इस गैंग ने, आतिफ चौधरी के सारे गैंग ने पाकिस्तान लेवल पे शोहरत और मकबूलियत हासिल की। जी। तो जब पहली दफा इसने कोई जुर्म किया तो किसने या किस बंदे ने या किस पुलिस वाले ने इसको पकड़ा? पहली दफा इसको मैंने बताया चौधरी फरोज वगैरह ने, कलबे बाद जगह जो था ना, इन्होंने इसको अरेस्ट किया था। किस जुर्म में? डकैतियों वगैरह में। ये उसमें अतीक वगैरह और मेरा ताहिर मोटा आज तक पेश ही नहीं हुआ, वो उस वक्त का भागा हुआ है। तो वो इस तरह करके ना चौधरी फरोज ने सबको चलान करके जेल भेज दिया, वहां पर इनकी गैंग के साथ मुलाकात हुई है और वहां से ये पाकिस्तान लेवल की शोहरत याफ्ता गैंग बन गया। दूसरी दफा ये पकड़ा गया था गालिबन 89 में ना, और मुझे याद है कि जब आतिफ चौधरी जिस दिन पकड़ा गया ना, ये पकड़ा गया था एक अपर माल से ना, रियाद फतेहाना साहब के घर से। आतिफ चौधरी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस वक्त जो इसको अरेस्ट किया था ना, वो गालिबन, वो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है ना, वो चौधरी शफकात साहब को स्टाफ था, उन्होंने इसको अरेस्ट किया था। और उसको अरेस्ट करने के बाद वो भी किला गुजर सिंह वालों, वो इन्वॉल्व थे, किला गुजर सिंह की पुलिस जो थी ना, तो उसमें ये चलान हो गया। जब जेल गया है तो फिर जब उसके बाद बाहर आया तो फिर इसको जेल जाने का मौका नहीं दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि उसकी वजह क्या थी वो मौसम मुझे जैसे जैसे पूछा जाता है मैं आपको बताता जाता हूँ। जी मौसम। अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि हर गैंग का कोई सरगना या रिंग लीडर होता है, क्या इसके गैंग का भी कोई रिंग लीडर या सरगना था या ये खुद ही था? मौसम आज आपको एक और नई बात बता सर जी, देखिए सुने आप सब मेरे व्यूअर्स ना, बात गौर से सुने। आतिफ चौधरी जो है ना, एक स्टूडेंट होने के ना होने के बावजूद, अब स्टूडेंटों में इसका नाम किस तरह चल पड़ा, असल में अरशद मीन इन सब की नानी थी, चौधरी अरशद मीन, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और अल्लाह ताला इन तमाम मरहूमैन के सरगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ करे। क्योंकि ये बेचारे दुनिया में जो मेरी नजर में ना, मैं अपनी नजर में मुझे कोई क्वेश्चन करे तो ये लोग बेचारे थे सारे जो अंजाम से बेगाफिल दुनिया में राज करने चल पड़े थे। और भाई यहाँ पे पुलिस स्टेट है, कभी भी कोई राज नहीं कर सकता, किसी के बाप का बाप राज नहीं कर सकता, पुलिस स्टेट है हमारी। कतई तौर पे ये अमेरिका नहीं है कि आप क्राइम करोगे तो आपको हेलीकॉप्टर ढूंढेंगे, आप जराइम करो अभी आप 10 मिनट में मोबाइलों पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेंजर पे CDR निकाल के डाटे आप ट्रेस हो जाओगे। तो वो जिस दौर में चले गए हैं वो अच्छा दौर था, वरना ये एक दिन आज का दौर में नहीं निकाल सकते जितना सोशल मीडिया और जराइम में पुलिस को जितना अवेयरनेस हो चुका हुआ है। जी मौसम। अच्छा, ये बताएं कि आतिफ ने अपने क्राइम के दौर में किन किन शख्सियात को मौत की नींद सुलाया? आतिफ चौधरी ने अपने टिनोर के अंदर जो है ना, अब तीसरी दफा जब आतिफ चौधरी रिहा हुआ है ना, तो नाजरीन आतिफ चौधरी ने जो है ना, चूंकि गैंग बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म था और ये आमर भट्ट कोठे पिंड वाला और इसको और आगा नवीद को बाद में आतिफ चौधरी के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने पुलिस मुकाबलों में मारा
और उसके बाद मदर गंजा साहब जो हैं वो गालिबन इंग्लैंड चले गए हुए हैं, और बाकी जो अफराद थे, असद प्रिंस वो मेरा छोटे भाइयों की तरह था, उसका दाखिला मैंने एमए कॉलेज में राना इम्तियाज साहब को कह के करवाया हुआ है। वो आज भी राना इम्तियाज साहब जिंदा, अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती से, मेरे भाइयों की तरह है, उनसे कोई भी वेरिफिकेशन ले ले, असद का दाखिला मैंने करवाया था। और एक दिन उसकी एंट्री बैन हो गई तो मैं राना साहब को जाकर रिक्वेस्ट की, वो बड़ी लंबी कहानी है, वो आपको कभी असद के प्रोग्राम में बताऊंगा। तो वो जब असद प्रिंस वगैरह, खालिद हीरा, नदीम पोपा, ये सब जब आतिफ चौधरी के साथ अटैच हुए ना, ये अटैच हुए हैं जब आतिफ चौधरी जेल से रिहा होकर बाहर आया है। लास्ट टाइम पे आते हुए वादत रोड पे एक जो है ना आप पारा मार्केट में एक सिक्योरिटी गार्ड जो था वो आतिफ चौधरी की फायरिंग से कत्ल हो जाता है। अब यहां से कहानी में जो है ना ट्विस्ट पैदा हो गया कि एक बंदे से, कत्ल से बड़ी तो कोई जुर्म नहीं है। देखे ना, कत्ल जो है, कत्ल किसी को कर देना, अगर ये फिट हो जाए तो बंदे को हरे दरख्त पे आप लिखते हैं 302 तो वो सूख जाता है। अगर ये किसी के गले पड़ गया तो खारी बिलाल जो इतने पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी थी, अगर खारी बलोच मौत, सजाए मौत से नहीं ना उसकी टल सकी या वो रिलीफ नहीं ले सका, तो बस ये ज़हन में रख लें कि जिसके ऊपर ये फिट हो जाए ना, तख्ता-ए-दार तक उसको ले जाते हैं 302। अब ट्विस्ट इसलिए पैदा हो गया कि आतिफ चौधरी से बंदा मर गया, जिंदगी में पहला उसका कत्ल था, और ये गालिबन 91 की बात होगी, है 91 गालिबन 92 को स्टार्ट या 91 एंड का एंड होगा। कत्ल होने के बाद जो है ना ये भाग जाता है आतिफ चौधरी पेशावर, और यहां पर उस वक्त जो बरजमान थे पुलिस ऑफिसर, जिनको राना मकबूल से थोड़ा ज्यादा और उमर विरक से थोड़ा कम, जिनको हम यानी कि उनकी मिसाल भी पता नहीं मैं कहां से ढूंढ के लाऊं, वो भी एक चौधरी असलम टाइप लेवल के पुलिस ऑफिसर थे, चौधरी शफकात। उन्होंने फिर हाथ पैर धो के उन्होंने इसके पीछे चढ़ाई शुरू कर दी और उसको ट्रेस और इसकी खोज उन्होंने लगानी शुरू कर दी। अब इसी दौरान आतिफ चौधरी जो है वो अपने कारे खास और राइट हैंड असद प्रिंस को, जो उसके छोटे भाइयों की तरह था, बहुत ज्यादा खूबसूरत और इंतहाई दिलेर था। इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन इस दिलेरी का फायदा क्या, मुझे आप ये बताएं ना। मैं तो आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपके सामने स्टोरी रखूंगा भैया, इसमें से जो पॉजिटिव चीज है वो लेना। कहीं आप भी ना आतिफ चौधरी बनने 1 मिनट नहीं निकालोगे आप। जितना सोशल मीडिया ने अवेयरनेस ले लिया हुआ है, जितनी हमारी पुलिस मॉडर्नाइज हो चुकी है, ये जितना क्राइम को ट्रेस करने के नए से नए जो है साइंसी तरीके हो गए हैं, आप नहीं एक दिन निकाल सकते, तो लिहाजा तौबा करना, लेकिन प्रोग्राम सच्चाई पे मबनी होगा। दूसरा कत्ल इसने असद प्रिंस को कह के नवाज जट डिग्री कॉलेज शदरे का, वो गालिबन सदर था एमएसएफ का, उसको कत्ल करवाया। वो उसको उन्होंने असद प्रिंस ने, और इसके साथ को एक दो और लड़के, नदीम पोपा भी कहीं कहता है कि साथ था, इन्होंने नवाज जट को कत्ल कर दिया। फिर इन्होंने आतिफ चौधरी के कहने पे सूतर मंडी के पिची खान, कमाल उर्फ पिची, नादर उर्फ नादू और रिजवान उर्फ पत्तो, और उनका एक भाई था रेहान उर्फ नानी, उसको सब्जादार के इलाके में वो कहीं रात के घर की रोटियां लेने के लिए गया। इतनी बड़ी दुश्मनी होने के बावजूद, उनकी लाहौर में कत्ल वगारत की दुश्मनियां थी, बस मौत अपना वक्त मुकर्रर होता है, जगह टाइम मुकर्रर किया होता है, वो रोटियां लेने गया और वहां पे घात लगाया असद प्रिंस ने, और नदीम पोपे ने अंधाधुंध फायरिंग करके उसको मौत की नींद सुला दी है। ये तीसरा कत्ल हो गया। अब इसके बाद जो चौथा कत्ल था वो उन्होंने करने की कोशिश की। इन्होंने पप्पू तेली जो था वो बीटन रोड वाला, और उसका जुए की दुनिया में बेताज बादशाह वो शख्स हुआ है पप्पू तेली, नन्ना तेली, इनका बड़ा बीटन रोड पे होल्ड था। तीसरी इसकी फायरिंग जगह टैक्स लेने की वजह से और ना देने की वजह से पप्पू तेली के साथ क्रॉस फायरिंग हुई। उस फायरिंग में ये स्टेट बैंक के सामने माल रोड पे फायरिंग हुई है, और ये फायरिंग की आवाज और उसकी गूंज सुन के दुनिया ने गाड़ियां छोड़ के दौड़ने लगा दी हैं, और लोग कहते हैं कि असद प्रिंस ने जमीन के ऊपर लेट कर क्लैशन चलाई थी, और उसमें ये पप्पू तेली को फायर शेयर भी लगे हैं, और ये उन्हें बता नहीं इनको मिला, लेकिन वो असद प्रिंस जो है ना उसके पीछे पूरे मुल्क की पुलिस चढ़ गई थी, क्योंकि ये पुलिस ठीक है दुश्मनदारों को एक हद तक बर्दाश्त करती है, कत्लो गारत को भी बर्दाश्त करती है, लेकिन जब आप भत्ता लेने शुरू कर दें, जगह टैक्स लेने शुरू कर दें, तो फिर पुलिस आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। आप कुछ भी कर लें, पुलिस आपको मार देगी। अच्छा, फिर क्या हुआ है, इन्होंने जब जगह टैक्स लेना शुरू कर दिया तो इनके चाके जब फट जाते हैं ना, तो बंदा ये स्टेप तब उठाता है, ये मौत का रास्ता होता है। जगह टैक्स लेना, बत्ताखोरी करना, ये क्राइम की भी स्टेज है ना। चोर को पुलिस नहीं मारेगी, डकैत को पुलिस छोड़ेगी नहीं। डकैती करने वाले को शायद छोड़ दे, जो डकैती में जना करेगा पुलिस वाले उसको कत्ल करना स्वाब समझते हैं। हम लोग कहते हैं जैली पुलिस मुकाबला, और पुलिस वालों का ईमान इस चीज पे है कि जो बंदा डकैती में जना करता है इसको मार दो। हम लोग कहते हैं उसके साथ ज्यादती हुई। ये बात आपको रियलिटी ग्राउंड्स पे कर रहा हूं। प्रोग्राम का टाइम चूंकि शॉर्ट है, तो बाकी मेरा है अगली किस्त पे कर लें, क्योंकि इतना लंबा मौसम कितनी भी इंपॉर्टेंट बात हो कोई भी नहीं सुनता। तो व्यूअर से आप इजाजत ले लो, हाजिर होते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला।
उसमें आपको मजीद इसके बारे में काफ़ी जो है ना आपको डिटेल बताएंगे। ये मेरे बड़े प्यारे भाई जी सालम भाई हैं, ये मुझे कह रहे थे मैंने ये इतने देखे ना मेरे भाई हैं, तो ये इतने कहते हो शायद भाई मैंने लाइव बातें सुननी है। मैंने कहा भाई अब मेरे पास आके बैठना, मैं लाइव मैंने कोई लिखा तो नहीं होता, ये तो मेरे दिमाग में सारी चीज़ें फीड है। और एक बात भी अगर गलत होगी तो मेरे आज तक जितने भी प्रोग्राम्स हैं सारे झूठ पे मबनी होंगे। अपना ख्याल रखिए जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।